नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, खबर के विश्लेषण के साथ दिखाते हैं और आपकी चलती है, जनता की चलती है। जनता जनार्दन जो फैसला करती है वो हम जनमत में दिखाते हैं। एकमात्र ऐसा शो जहां पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन है। जनता की राय सर्वोपरि। और आज आपके लिए कौन से मुद्दे हम लेकर आए हैं वो भी आपको फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। लीजिए, वो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मुद्दे आपको बताते हैं। कौन से वो मुद्दे हैं? पहला, नाइजीरिया में मोदी पीएम मोदी को नाइजीरिया से भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। सर्वोच्च सम्मान, और ये कोई पहला सम्मान नहीं है, बहुत से सम्मान उनके नाम पर कई देशों से मोदी जी को मिल चुके हैं। कई जगहों से वो सम्मानित हो चुके हैं। और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत नहीं है, ये आप सभी तमाम भारतीयों हमारी इज्जत में इजाफे की एक तस्वीर है। फिर आगे बढ़ते हैं। चीन पाक का काल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मिसाइल की जिसकी टेस्टिंग जो है, जिसका टेस्ट जो है वो भारत ने कर लिया है। और वो चीन पाक का काल जो है वो साबित होने वाला है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। कितनी खतरनाक है, अगर जानना है तो जनमत में आपको बने रहना होगा। आराम से देखिए, सारा ज्ञान आपको, सारी जानकारी यही मिलेगा। फिर और आगे जब बढ़ेंगे, इसके बाद ये वाला जो खबर है इसको तो बताएंगे आपको। हाँ, जहरीले सांप कह डाला मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्यों कह डाला बीजेपी आरएसएस को, और उसके बाद यहाँ तक कह डाला कि जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। ये भड़काऊ बयान जो है, भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है। इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है ये बताएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गहलोत का बाय बाय, अब दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, और वो बाय बाय आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं और शीश महल तक का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं। कभी कट्टर विरोधी हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ रहे हैं और कारण बता रहे हैं कि भाई अब लोगों को नहीं लगता शीश महल को देखकर कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी रहने में कोई दिलचस्पी है या उसके करीब है। फिर चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रदूषण का प्रहार। ये ऐसा कहर है, पल पल आप जब सांस ले रहे हैं तो बिल्कुल लगातार दसियों सिगरेट पीने के बराबर ये जहरीला धुआं आपके फेफड़ों को खोखला करता हुआ जा रहा है। कितनी आयु आपकी कम होती जा रही है। रोजी रोटी के चक्कर में अपने प्राणों की आहुति आप इनडायरेक्टली कैसे दे देते हैं, वो भी आपको समझना है। तो जनमत में आपको आराम से बैठकर देखना होगा कार्यक्रम, आपके हित की बात होगी जनमत में। चलिए ये मुद्दे आपको बताए, अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। जनमत में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी और उनके विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है, लेकिन ये लीजिए, पीएम मोदी से शुरुआत करते हैं। लेकिन ये लीजिए, सबसे पहले पीएम मोदी की खबर आपको बता दें। ब्राजील में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री कई नेताओं से मिलेंगे, मिले भी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुयाना जाएंगे, तो कल भी वो निकल जाएंगे। सम्मेलन में जिनपिंग और जो बाइडन जो है वो भी मौजूद रहे, और जो बाइडन भी मौजूद रहे वो आपको बताएं। ब्राजील में G20 सम्मेलन का ये तस्वीर आप देखिए, लुला डे सिल्वा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा आयोजन, ब्राजील इसका होस्ट कंट्री है, और जो बाइडन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और जिनपिंग और बाइडन भी मौजूद यहाँ। और बाइडन के सामने आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए। ये भारत की शक्ति का एक उदाहरण है। शक्ति का उदाहरण आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना जाएंगे, भारत की शक्ति का प्रतीक। आते हुए आप देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर होस्ट के साथ, और बहुत अच्छी इज्जत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दी गई है, सम्मानित किया गया है। एक तरीके से आपको बताया था नाइजीरिया में, और अब ब्राज़ील में G20 सम्मेलन, और ये G20 के देशों के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन, तस्वीरें इसकी, और पीएम मोदी का
व्यस्त शेड्यूल, कल निकलेंगे गुयाना के लिए। चलिए पीएम मोदी के उस दौरे की बात करेंगे, विदेश दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को नाइजीरिया ने अपने सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर GCON से सम्मानित किया है। इससे पहले यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है। सोचिए, इंग्लैंड की महारानी, ब्रिटिश साम्राज्य की रानी, उनको मिला, फिर नरेंद्र मोदी जी को मिला। ऐसे में पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बन चुके हैं। ब्रिटेन की महारानी को 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले पीएम मोदी के नाइजीरिया पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया था। संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री न्येसोम एजेनवा वाइक ने प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा के शहर की चाबी भेंट की। ये भी एक सम्मान है। इसके बाद पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, कुछ समय पहले ही नाइजीरिया पहुंचा हूं। गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आपका आभारी हूं। मेरी कामना है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को और गहरा बनाएगी। चलिए आइए अब आपको जो है ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ खास जो है इस खबर पर है आपके लिए जो हम लेकर आए। बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं, आइए आपको ये ग्राफिक्स समझाते हैं और बताते हैं कि पीएम मोदी को कब कौन से पुरस्कार जो हैं जिनसे सम्मानित किया गया। एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, कब कब मिला सम्मान। रूस से 9 जुलाई 2024 को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू सम्मान, 2024 9 जुलाई रूस का सम्मान मिला है। फिर भूटान, हमारा पड़ोसी देश, और भूटान एक ऐसा मित्र देश है जो चाइना से काउंटर के रूप में आप समझिए, चाइना से सिक्योरिटी भारत इनको देखता है। डोकलाम अगर आपको याद होगा, वो सारी बातें याद होगी, झड़प याद होगा, तो भारत की सेना वहां पर ट्रेनिंग देती है, गार्ड करती है, तो भूटान की तरफ से इनाम मिला है, मतलब सम्मान मिला है। फ्रांस 13 जुलाई 2023 को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये मिला है। फिर मिस्र की बात करेंगे, मिस्र में जून 2023 को ऑर्डर ऑफ नाइल, नाइल नदी के नाम पर उनका ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो उनको मिला है। और फिर फीजी की बात करते हैं, फीजी मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ये भी उनको सम्मान जो है वो भी उनको सम्मान यहाँ पर मिला है। और पूरी दुनिया मोदी की मुरीद है, कब कब मिला सम्मान, उसमें पापुआ न्यू गिनी मई 2023 में, माफ कीजिएगा, वहां पर भी एक अवार्ड मिला। पलाऊ 2023 में बात करें, एबकल अवार्ड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एबकल अवार्ड, वो यहाँ पर मिला है। फिर भूटान में 2021 को फिर से आपको बताएं, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ड्रुक वहां पर ये नाम भी ड्रुक एयरवेज का नाम भी है उनकी, तो ड्रुक ग्याल्पो उनको मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट ये नाम जो है उन सम्मानों के हैं जो पीएम मोदी को मिले। बहरीन में 2019 को मिला है। चलिए ये क्या खास है पीएम, जो खास क्या है इसमें और क्यों खास है ये भी आपको समझना होगा। ये हमारे कार्यक्रम वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में भी आपको हम इस तरीके से ग्राफिक्स दिखाते हैं। यात्रा का उद्देश्य 3 देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना है, ये महत्वपूर्ण है, और इससे चारों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक नेटवर्क को और भी सुदृढ़ करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। यात्रा से भारत के वैश्विक नेतृत्व को भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा, इसलिए भी ये यात्राएं महत्वपूर्ण है। और G20 2023 की तरह भारत अपने अध्यक्षता के एजेंडे को आकार देने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, ये क्यों खास है पीएम मोदी के दौरे, विदेश दौरे की अगर बात की जाती है, नाइजीरिया से भारत के ऊर्जा सेक्टरों की ज़रूरत को पूरा करने में मदद जो है वो मिलती है, मदद मिली भी है। और ग्लोबली आर्थिक मुद्दों की अगर बात करें के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, आर्थिक मंदी को देखते हुए इसका गठन जो है G20 शिखर सम्मेलन का जो है वो किया गया, और 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेता इसमें भाग लेते हैं। और ग्लोबल मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करना इसके
उद्देश्य होते हैं, तो उद्देश्य भी आपको समझा देते हैं उद्देश्य क्या है, और सार्वजनिक आर्थिक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा जो है वो की जाती है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। सहयोग और समरसता को प्रोत्साहित करता है, ये इसका उद्देश्य होता है। और क्या खास है, गरीबी कम करने के उपायों पर विचार करना, ये भी इसमें खास है। गरीबी कम करने के उपायों में शिक्षा और साक्षरता के मामलों के लिए भी ये, और वैश्विक विकास, सब कुछ, ये सारी चीज़ें इसमें खास है। तो आपको बताया कि ये दौरे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं पीएम मोदी के, और ये लगातार हमारे चैनल पर आपको 4:30 बजे भी हमारे शो वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच में भी हम आपको अपडेट देते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के, क्या है मायने और क्या है पीएम मोदी के विदेश दौरों का महत्व और क्या कुछ हो रहा है विश्व में। और जनमत में सबसे पहली खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, उनकी लोकप्रियता से जुड़ी हुई। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछा था। हमने प्रश्न पूछा था, मोदी की लोकप्रियता के आप भी हैं दीवाने? ये आपसे प्रश्न पूछा। चलिए जनमत में जनता ने क्या उत्तर दिया वो दिखाते हैं। 93% लोगों ने कहा जी हाँ हम भी हैं दीवाने। 93%, 7% लोग जो हैं केवल उन्होंने असहमति जताई, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि भाई मोदी की लोकप्रियता के दीवाने वो भी हैं। अब बात करेंगे भारत की बढ़ती शक्ति के परिचय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर विश्व गुरु की भूमिका तो निभा ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने आप को हर स्तर पर मजबूत भी बना रहा है। चीन के जैसे महाशक्तिशाली दुश्मन से घिरे भारत ने भी आखिरकार हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारत ने करीब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है, और ये टेस्ट की तस्वीरें हैं, थोड़ी सी डार्क तस्वीरें हैं, लेकिन आप देखिए ये रॉकेट में आग लगा, हाइपरसोनिक मिसाइल में आग लगी और ये फायर हो रहा है, सफल टेस्टिंग हो गई है। ये परीक्षण जो है वो शनिवार की रात को ओडिशा के तट से किया गया। इस मिसाइल की सबसे अहम बात यह है कि इसे भारत ने स्वदेशी तरीके से बनाया है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर भाग्यनगर को जाता है। भारत ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का ये टेस्ट ऐसे समय पर किया है जब हमारा देश चीन जैसे महाशक्तिशाली मिसाइल ताकत के साथ तनाव के दौर से गुजर रहा है। चीन के पास बहुत पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए अंतरिक्ष के रास्ते भी हमला करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें माक 5 या उससे ज़्यादा की स्पीड से, उसकी ज़्यादा रफ्तार से जो है वो चल सकती है, अपने रास्ते को भी बदलने में ये माहिर होती हैं। वजह से उन्हें किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना लगभग असंभव होता है। हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध में रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और जमकर तबाही भी मचाई है। इस भीषण युद्ध में यूक्रेन ने अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलों से कई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का भी दावा किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की इसी ताकत की वजह से उन्हें आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और दुनिया का हर ताकतवर देश इसे बनाने में जुटा हुआ है। हाल के दिनों में यमन के हूथियों ने भी दावा किया था कि उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल माक 9 की गति से उड़ती है और 2150 दूर यानी किलोमीटर दूर जाकर इजराइल में सफल हमला कर सकती है, और किया भी। हूथियों ने कहा कि इस मिसाइल ने इजराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया था। तो ये हाइपरसोनिक सिस्टम यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों ने हूथियों के इस दावे को खारिज किया है। हूथियों के आका ईरान ने भी दावा किया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारत की पुष्टि हो रही है, सफल परीक्षण हो रहा है। अमेरिका के अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अभी केवल अमेरिका, चीन, भारत और रूस ने ही हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया है। युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने के मामले में रूस विश्व का पहला देश है। दुनिया में सबसे पहले तेज हमला करने के मामले में रूस की ज़िरकॉन मिसाइल जो है सबसे आगे है। ज़िरकॉन मिसाइल माक 8 की गति से 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, और भारत ने अभी अपनी नई मिसाइल की ठीक स्पीड नहीं बताई है, लेकिन उसकी मारक क्षमता ज़िरकॉन से ज़्यादा है, 1500 किलोमीटर तक है।
एक बार आपको ये मैप फुल करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं क्या इसमें खास है। सुपरसोनिक मिसाइलों पर साल 1980 के दशक से काम करना शुरू कर दिया था और रूस के पास जिरकॉन के अलावा एवनगार्ड और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। किंजल करीब 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इनके जरिए रूस परमाणु हमले करने में भी सक्षम है। अब रूस के बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। चीन के पास DF-17, DF-41, DF-ZF और शिंकांग 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मध्यम दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 2400 किलोमीटर तक आंकी जाती है, बताई जाती है। चीन ने इसे अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है। चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए। चीन की DF-41 मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। वहीं चीन की शिंकाल मिसाइल ने अपने टेस्ट के दौरान दुनिया को हैरान कर दिया था। ये मिसाइल भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन की नज़र हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर है। चीन ने साल 2016 से लेकर 2021 तक कई सारे टेस्ट किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में सुपर पावर अमेरिका अभी रूस और चीन से काफ़ी पीछे चल रहा है। अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का लगातार टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। अमेरिका इस साल तक हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेशनल करना चाहता है, यानी मतलब उसको काम पे लाना चाहता है, और इसके लिए उसने शोध पर करीब $4 अरब खर्च कर दिए हैं। पैसा बहुत लगाता है अमेरिका। अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स दोनों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम जो है करना बेहद महत्वपूर्ण है, और वो काम कर भी रहे हैं। वे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के एक और दुश्मन यानी नॉर्थ कोरिया, आप जो याद होगा आपको, किम जोंग उन ने भी दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, और उसको संकी कहते हैं लेकिन वो कर भी लेता है। उसने कहा था कि भाई ये टेस्ट सफल रहा। हालांकि इस दावे की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों का क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो वहाँ की मिसाइलों का तो क्या ही पता चलेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में भारत ने भी तैयारी कर ली है। ताज़ा परीक्षण इस बात का सबूत है। भारत की वैसे बात करें तो ब्रह्मोस 2 बनाने पर जो है वो काम भी कर रहा है, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूरी तक। अभी रूस की मदद से बनी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। माना जा रहा है कि ये क्रूज मिसाइल साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। भारत के DRDO ने साल 2008 से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया था। बाकी लोगों से पहले हम एडवांस थे, हैं और रहेंगे भी। भारत ने जून 2019 में पहले हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया था। इस हथियार की रफ्तार माक 6 की थी, यानी मार्क से मतलब 8 से कम, लेकिन 6 यानी मार्क 6 पे। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार बनाने की ताकत है पहले से ही। भारत में कानपुर में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए शोध किया जा रहा है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, वहाँ खैर आटा भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ चीन से उसको ये मिल सकता है। पाकिस्तानी सेना इस दिशा में काम कर भी रही है, काम हर दिशा में करती है देश की उन्नति को छोड़कर। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि हम दूसरे कैमरे पर आएं, बड़े इसको आपको वाइड करके दिखाते हैं और फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दुश्मन के इस काल की खूबी क्या है, कितनी खतरनाक है ये मिसाइलें, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए युद्ध क्षेत्र में आपको ले आए और तिरंगे के साथ, झंडे के साथ भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन और पाकिस्तान का काल, ताकत में रूस से आगे है, बहुत आगे है। क्या आगे है, कैसे आगे है? 1500 किलोमीटर दूर दुश्मन का भी ये नामो निशान मिटा सकती है। अलग अलग पेलोड कैरी करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। सभी सशस्त्र बल इस मिसाइल का उपयोग कर सकेंगे। टेस्ट के दौरान रिजल्ट में इसके ज़ोरदार हमले और अचूक निशाने की पुष्टि हुई है साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज़ी से। सोनिक जो होता है वो साउंड के लिए यूज होता है, तो सुपरसोनिक यानी साउंड से तेज, हाइपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से उड़ सकती है ये मिसाइल। चलिए युद्ध क्षेत्र का फील लीजिए। कम से कम रफ्तार भी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि अगर आप यहां बैठे हैं और आपको आसाम जाना है तो आप
महज आप मतलब घंटे के मतलब कुछ ही हिस्से में आप पहुंच जाएंगे, घंटे के 1/3 भाग में जो है आप पहुंच जाएंगे। महज 20 मिनट में आप आसाम पहुंच सकते हैं। ये रफ्तार है दिल्ली से आसाम तक की इस मिसाइल की स्पीड का अनुमान लेने की अगर मैं आपको बात करूं। ये मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक फीचर्स से लैस है। इन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव है। डैमेज तो ये करके जाएंगी। अत्यधिक स्पीड के कारण ये रडार को भी चकमा दे सकती हैं। रडार का एक्टिव होने का टाइम, उसको कैच करने का टाइम उसकी स्पीड के मुकाबले बहुत कम होता है। तो दुनिया भर में केवल 5 देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। इनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और भारत इसमें शामिल है। तो सोनिक यानी साउंड से भी तेज यानी सुपरसोनिक, और सुपरसोनिक से भी तेज यानी कि हाइपरसोनिक। तो ताकत में रूस से आगे पाकिस्तान तो खैर है ही नहीं टक्कर में, और चीन भी सत्ते में है। उसको भी डर लग रहा है कि भाई अब क्या हो जाएगा। चलिए, पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा, मिसाइल परीक्षण से बनेगा चीन पाक में डर का माहौल। टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इससे डर का माहौल जो है वो बना है कि नहीं। तो मिसाइल से बनेगा चीन पाक में डर का माहौल। तो 95% लोगों ने कहा हाँ, इससे डर का माहौल बनेगा, और 5% लोगों ने कहा नहीं, इससे डर का माहौल जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन बहुमत इस बात से सहमत है कि इसमें डर का माहौल जो है वो बन जाएगा। तो आप वोट करते रहिए जनमत में हर खबर पर, आपका वोट महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में चला गया है। प्रदूषण का इतना बढ़ जाना सेहत के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। बुजुर्गों और सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, जिस राजधानी को केजरीवाल सरकार सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते थे, तो आज जल से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर आसमान तक नरक में बदल गई है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। मैं चाहूंगा हम बड़ी स्क्रीन में दिखाएं एक बार वाइड करके, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। AQI 400 से अधिक हो गया है। पॉल्यूशन का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, बिल्कुल प्रोडक्शन की बात मानते हुए। ये देखिए, ये प्रदूषण है और ये जहरीली हवाएं, ये तस्वीर, पॉल्यूशन का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और बिल्कुल यही हाल होता है। आप खांसते हैं, आप परेशान होते हैं, आप बीमार होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरीके का प्रदूषण शरीर के लगभग हर एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को पहले से ही सांस की बीमारियां हैं, उनकी समस्या इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाती है। बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए प्रदूषण मौत का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक हो जाता है, तो इससे सांस की बीमारियां होने लगती हैं। इनमें एस्थमा, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, COPD और निमोनिया का रिस्क होता है। निमोनिया छोटे बच्चों को होता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं तो कहूँगा थोड़ा सा उनको गुड़ खिलाइए। देसी इलाज जो है हम आपको बताते हैं, ये मिट्टी से भी बचाता है, थोड़ा बहुत सांस के लिए भी हेल्प कर सकता है। आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्रदूषण में मास्क लगाना भी ज़रूरी है जब बाहर आप जाएं। बढ़ते प्रदूषण का असर हार्ट पर भी पड़ता है कि ऑक्सीजन कम होता है ना। ऑक्सीजन जब कम होता है तो उसके चलते क्या होता है, आपकी जो जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में भी तो यही परेशानी हुई थी। ऑक्सीजन कम हुआ था तो दिल का धड़कना रुका था। तब लोगों ने कहा था कि कोविड से हार्ट अटैक होता है इसलिए कि ऑक्सीजन कम होती है, तो सीधा हार्ट अटैक की ओर ही लेके आपको जाती है। पॉल्यूशन में मौजूद छोटे छोटे कण सांस के जरिए खून में भी जाते हैं, आपके रक्त में। ये हार्ट के आसपास की नसों में जमने लगते हैं और वहाँ रुकावट पैदा करते हैं। इससे हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वायु प्रदूषक तत्व जैसे कि PM और देखिए इस तरीके से PAH कैंसर का कारण बन सकते हैं। इससे लंग कैंसर का खतरा रहता है। दिल्ली एम्स के पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के पूरे HOD जो है प्रोफेसर डॉक्टर
डॉक्टर जी सी खिलानी बताते हैं कि AQI का 400 से ज्यादा होना बहुत खतरनाक होता है। स्मोक भी नहीं करते हैं, घंटे के अंदर 50 सिगरेट पीने के बराबर उनके लिए है। जो दिल्ली में रह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई साहब मैं तो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन आप पीते हैं। किस तरीके से पीते हैं? प्रदूषण के जरिए आप सिगरेट पीते हैं। ये प्रदूषण है दिल्ली का। मेरे आसपास आपके चारों तरफ जो आपको बहुत बीमार कर रहा है। इस बिल्कुल ये इस तरीके की खांसी यहां पर होती है। इस हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे आप हर दिन 15 से ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं। प्रदूषण का गंभीर असर सांस की बीमारियों के मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर होता है। ऐसे में इन लोगों को पोल्यूशन से खुद का बचाव करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण जो है बुजुर्गों की पुरानी बीमारियों को और बढ़ा सकता है। आप पीछे देख रहे हैं ना, पीछे पराली जलाई जाती है, ये बसों के से एग्जॉस्ट निकल रहा है, गाड़ियों से एग्जॉस्ट निकल रहा है, और पराली भी मुख्य कारण बताया जाता है। बुजुर्ग परेशान है, जिनको पुरानी बीमारियां हैं वो तो बेहद परेशान है। अगर किसी को पहले से ही हार्ट की बीमारी है तो उसकी समस्या बढ़ सकती है। इसी तरह इस मौसम में COPD और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियों के मरीजों की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। ये पोल्यूशन अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है और इससे अस्थमा अटैक आ सकते हैं। इसी तरह बढ़ते प्रदूषण और सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले में भी काफ़ी इजाफा होता है, बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों को सलाह है कि वे प्रदूषण से खुद का बचाव करें और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। डॉक्टर के पास जाने से मत डरें। अगर आपको पैसे की तंगी है, सरकारी अस्पताल जाएं। जो भी आपको परेशानी हो रही है उसके लिए दवा लें, जांच करवाएं। सोमवार को ही ब्रेकिंग में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए। अब दिल्ली प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट कैसे सख्त है ये आपको बता देते हैं। सख्त कैसे है? NCR में सभी स्कूल कॉलेज जो है बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ये अपडेट है। पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आदेश है। ग्रैप 4 लागू रखने के सख्त निर्देश हैं। ग्रैप 4 सीरियस स्टेज पे लगाया जाता है और उसको लागू रखने के लिए सख्त निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। सख्त निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली प्रदूषण की समस्या, NCR में सभी स्कूल कॉलेज जो हैं बंद करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की आदेश दिए गए हैं। ग्रैप 4 लागू रखने के लिए सख्त निर्देश जो हैं वो यहां पर दिए गए हैं। ग्रैप 4 यहां पर लागू है। दिल्ली प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। तो NCR में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। ये आपको बता दूं, ये स्थिति है। चलिए, आपका फिर से स्वागत है, क्योंकि बीच में आपको हमने फटाफट अंदाज में खबरें भी बताई और भी बड़ी खबरें हैं, लेकिन प्रदूषण का मुद्दा थोड़ा लंबा था, इसलिए आपको थोड़ा और समय इसमें और देंगे। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं समेत सभी कॉलेजों को भी बंद करने को कहा है। दिल्ली NCR में जहरीली होती जा रही हवा के रोकथाम के लिए पाबंदियों को और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में सोमवार की सुबह 8 बजे से ही CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर बाकी भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई। अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए भी केंद्रीय समिति की ओर से कई पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ऑड इवन सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। वो दिन याद होगा आपको। उल्लेखनीय है कि सोमवार को ही वायु गुणवत्ता के आधार पर पूरे देश के अलग अलग शहरों की
रैंकिंग जारी हुई थी। इसमें दिल्ली को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ का स्थान टॉप पर था। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामलों पर सख्ती जो है बरतने के निर्देश दिए गए थे। अपने आदेश में कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्थिर उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। कहा कि इस डेटा के आधार पर राज्यों को आंकड़े उपलब्ध जो है वो कराए जाएंगे। चलिए, अब हम आएंगे क्लोज फ्रेम पर आएंगे और आधार पर राज्यों को आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे और इन आंकड़ों के आधार पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता के मुताबिक इसरो से भी मदद ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि किसी हाल में पराली जलाने पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। अब बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, इस समय पूरा भारत आपदा से गुजर रहा है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को देखना होगा और भाजपा को भी इसे गंभीरता से लेना होगा। प्रदूषण एक ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस समय पूरा उत्तर भारत भयंकर पराली जलाने की चपेट में है। भाजपा को समझना होगा कि केंद्र में उनकी सरकार में इतने सालों से केंद्र में उनकी सरकार क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी को दोष देने के बजाय केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, उसे क्या कदम लेना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सिर्फ बयानबाजी से क्या हासिल होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली हर दिन वायु प्रदूषण के मामले में नए रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इसमें कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। पहले वे पंजाब की पराली को दोष देते थे, लेकिन जब वे पंजाब में सत्ता में आए तो अब मौन हो गए। यमुना का पानी इतना प्रदूषित है, अब भाजपा नहीं बल्कि कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रदूषण और यमुना पर विफल रही है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के राजनीतिक रूपांतरण का सबूत है। ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि केजरीवाल की खास पार्टी है। जब कैलाश गहलोत इस्तीफा देते हैं तो संजय सिंह और उनका गिरोह कहता है कि ईडी सीबीआई का दबाव है। अगर इतना दबाव है तो आपने उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला? उन्होंने आप कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने यानी आम आदमी पार्टी को कहा भ्रष्टाचारी हटाओ से वे भ्रष्टाचारी बचाओ बन गए हैं। क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? चलिए आपको वो बयान भी सुनाते हैं। पोल्यूशन से लेकर आप पॉलिटिशियन तक सब समझिए और इस पर क्या राजनीति हो रही है वो देखिए बयानों के माध्यम से। शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। पूरे देश में केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब पूरे भारत में एक नेशनल डिजास्टर हुआ रखा है, पूरे उत्तर भारत के लोग उनका दम घुट रहा है, सांस मतलब उनकी घुट रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी को देख लो। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से? हर साल पिछले 7-8 साल से आप देखो पूरे देश में पराली जलने की घटनाएं बढ़ी। दिल्ली तो पराली नहीं जलाती, दिल्ली में तो पराली होती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जिम्मेदारी मिली। पंजाब में बहुत इफेक्टिव तरीके से 80% पराली जलनी कम हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। तस्वीरें आप देखिए और आप समझिए क्या हार है। कालिंदी कुंज, इंडिया गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वसंत कुंज की ये तस्वीर है। एक तरफ ये पानी है यमुना नदी का जिसमें झाग है, इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्या ही नज़र आ रहा है। और वसंत कुंज की भी तस्वीर आप देखिए जहाँ पर सब धुआं धुआं है और इस धुएं में कितना प्रदूषण, और इस प्रदूषण को आप सांस के माध्यम से अंदर खींच रहे हैं।
चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताएं बड़ी खबर क्या आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री यानी पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर हमला हुआ है। ये बड़ा हमला हुआ है जहां हमले में अनिल देशमुख के सिर पर गंभीर चोट आई है, सिर फूट गया है। गाड़ी पर हमला हुआ है, भाजपा पर हमले का आरोप लगा दिया है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट एनसीपी के नेता हैं अनिल देशमुख की अगर बात की जाए, और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ये हमले की खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां पर उनके ऊपर हमला हुआ है। कार पर पत्थर चले हैं और वो इंजर्ड हो गए हैं गंभीर रूप से, काफी चोटें, उनको सर पर भी चोट आई है। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे, नए मुद्दे होंगे, नई खबरें होंगी। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।